गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि आपका वेल्डिंग का टॉपिक ख़त्म हो चुका है तो ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव सेशन आप कितना भी नोट्स पढ़ लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन को निकालने के लिए हमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो टाइम को न बर्बाद करते हुए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग, ये मैकेनिकल लवर्स, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है? तो ऑप्शन है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है, यूज टू फॉर्म मेश है, या यूज टू मेक कैंटिलीवर है। तो याद होगा आपको, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में आपको बताए थे कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या था। प्रोजेक्शन का मतलब था जो कॉपर रोड हम यूज करते थे, ठीक है, जो कॉपर रोड यूज करते थे और वर्क पीस में पहले से क्या प्रोजेक्शन बना होता था, पहले से प्रोजेक्शन डिफाइन होता था और वो प्रोजेक्शन क्या करता था, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सीम वेल्डिंग इज, सीम वेल्डिंग क्या है? पहला ऑप्शन मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा यूज टू फॉर्म मेश, चौथा यूज फॉर वेल्डिंग सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो सीम वेल्डिंग किसके लिए यूज करते थे बताइए? तो सीम वेल्डिंग में आपको हम बताए होंगे कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जहां समझाने का होगा हम समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्मिट वेल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ। पहला रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, बताइए। तो थर्मिट वेल्डिंग जब हम पढ़ा रहे तो आपको हम बताए थे कि थर्मिट वेल्डिंग किसके पार्ट्स में आता है, ये केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स में आता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के पार्ट में आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग। जिसे हम क्या बोलते थे, फ्यूजन वेल्डिंग। आपको याद होगा, नहीं तो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि टिग वेल्डिंग इज ए बेस्ट सुटेड फॉर। टिग वेल्डिंग किसके लिए अच्छा है, माइल्ड वेल्डिंग, स्टेनलेस स्टील, सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो जैसा कि आपको हम बताए थे टिग वेल्डिंग के बारे में, टिग वेल्डिंग क्या है, टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग। ठीक है, TIG। तो इसमें इलेक्ट्रोड टंगस्टन का होता है, इनट गैस यूज करते थे। लेक्चर में आप देख सकते हैं, बताए होंगे। मेनली किसके लिए यूज करते थे, मेनली यूज करते थे एल्यूमिनियम के लिए। आपको याद होगा TIG मेनली यूज करते हैं एल्यूमिनियम के लिए और MIG यूज करते किसके लिए, मैग्नीज के लिए। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो दोनों क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या है। देखिए, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या है? पहला प्रोसेस है, ए प्रोसेस विच यूजेस ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्यूमिनियम accomplished by maintaining a hot molten metal pool between plate। तीसरा ऑप्शन है, ए प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। बताइए, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या है? तो जैसा कि हम आपको बताए थे,
सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का मतलब, सबमर्ज क्या होता है? सबमर्ज मतलब डूबना। तो आर्क क्या होता था? डूब जाता था। तो ऐसा वेल्डिंग में हम क्या करते थे? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आपको याद होगा कि एक फ्लक्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? फ्लक्स, CaF2 का फ्लक्स यूज करते थे। एक और है, हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लक्स क्या करता था? एक ऐसा स्लेग बनाता था कि आर्क उसमें डूब जाता था, इसलिए इसका नाम दिया गया था सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ए प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन अंडर ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। ब्लैंकेट मतलब क्या? ब्लैंकेट, चादर गर्मी में ठंडा में ओढ़ते होंगे, उसी टाइप का ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आर्क वेल्डिंग यूजेस फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई। आर्क वेल्डिंग में क्या क्या सप्लाई यूज करते हैं? AC, DC, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो बताइए। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि आर्क वेल्डिंग में दोनों यूज करते हैं, AC भी यूज करते हैं और DC भी यूज करते हैं। आप देखे होंगे जैसे इसमें आर्क वेल्डिंग में क्या क्या था? डायरेक्ट करेंट, स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करेंट, रिवर्स पोलैरिटी, अल्टरनेट करेंट, हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम AC भी यूज कर रहे थे और DC भी यूज कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? C। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में मोस्ट कॉमनली फ्लेम कौन कौन सा होता है? न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग या ऑल ऑफ द एबव। चलिए बताइए। ये आपको हम अच्छी तरह से बताए थे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम कौन सा होता है? वो होता है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या होता था? सेम होता था। तो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं न्यूट्रल फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग में आपको पता है कि ग्रेटर देन 1 होगा, कार्बोराइजिंग में लेस देन 1 होगा। कार्बोराइजिंग में C2H2 का मात्रा ज्यादा होता था। ये सब आपको बताए थे। चलिए 8वां क्वेश्चन पूछता है कि थर्मिट वेल्डिंग क्या है? पहला, ए प्रोसेस विच यूजेस ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर अल्युमिनियम। दूसरा, accomplished by maintaining a hot molten metal pool between plates। तीसरा, in no welding process। बताइए थर्मिट वेल्डिंग क्या है? तो आपको अगर याद होगा तो थर्मिट वेल्डिंग के बारे में हम कुछ बताए थे, ठीक है। और थर्मिट वेल्डिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे आपको हम बताए थे थर्मिट वेल्डिंग के बारे में कि थर्मिट वेल्डिंग क्या है? एक केमिकल रिएक्शन में आता है। किस में आता है? केमिकल रिएक्शन, जिसे हम फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें Fe2O3 और अल्युमिनियम का क्या होता था? मिक्सचर होता था, जो 3:1 के मास रेशियो में होता था। ये आपको हम बताए थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ए प्रोसेस विच यूज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर अल्युमिनियम। ग्रेनुलर का मतलब क्या है? दानेदार। ग्रेनुलर का मतलब क्या है? दानेदार, दानेदार, ठीक है। दानेदार अल्युमिनियम यूज करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है? देखिएगा, कार्बन आर्क वेल्डिंग इज, ऑप्शन सेम है, ठीक है। ए प्रोसेस विच यूज मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर अल्युमिनियम accomplished by maintaining a hot molten metal pool and plates in no welding process। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? बताइए। ऑप्शन सेम है क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइए। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग के लिए कुछ कुछ बात आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। कार्बन आर्क वेल्डिंग में नो वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तीनों में यही तीनों ऑप्शन दिया हुआ था। इसमें क्या था? नो वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10th में। डिस्टोर्शन इन वेल्डिंग अकर ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव करंट, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड, यूज ऑफ रॉन्ग इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ वेल्ड पूल। तो बताइए। तो डिस्टोर्शन का मतलब क्या हो गया? आप समझिए। डिस्टोर्शन इन वेल्डिंग, जैसे आपको हम बताए थे डिस्टोर्शन कारण क्या क्या होता है, ठीक है। डिस्टोर्शन के कारण क्या होता है? जैसे मान लीजिए
कि आपके पास करंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको याद होगा एक प्रोसेस बताए थे आर्क ब्लो, तो वो भी डिस्टॉर्शन ही है। लेकिन मेनली क्या होता है, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड। इम्प्रॉपर अगर क्लैंपिंग मेथड, इसका मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन कब होगा, जैसे मान लीजिए कि आप वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको क्लैंप मतलब क्या हुआ, पकड़ना। अगर उसे आप अच्छी तरीका से पकड़े हुए नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्टॉर्शन अकर होगा, आपका हाथ हिलेगा, फोर्स पड़ेगा, तो डिस्टॉर्शन अकर होगा। जिस पॉइंट पे हम करना चाहेंगे उस पॉइंट पे नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अभी आपको बताए थे, इन फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, मोल्टेन ड्रॉप, वेल्ड पूल और मोलिक्यूल्स। तो बताइए मिग वेल्डिंग में मेटल किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, बताइए। Sorry, in MIG welding the metal is transferred in the form of fine spray of metal, molten drop, whirlpool और molecules। तो MIG welding में आपको याद होगा हम बताए थे कि MIG welding में अगर करंट का मात्रा को हम अगर बढ़ाते थे तो क्या होता था, एक फाइन स्प्रे ऑफ मेटल होता था, ठीक है। अगर करंट की मात्रा को हम डिक्रीज करते थे तो क्या होता था, मोल्टेन ड्रॉप होता था। तो किस पे डिपेंड करता है, करंट पर। जैसे आपको उस वक्त एग्जाम्पल बताए थे एक नल, और नल का स्पीड अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, ये फाइन स्प्रे होगा, स्प्रे टाइप का निकलेगा, ठीक है। और अगर स्लो रहेगा तो टिप टिप होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए। इस केस में हम बात कर रहे हैं कि करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या पूछता है, इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड वर्क टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड होल्डर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव एंड होल्डर इज नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इस केस में आप बताइए। तो आपको हम एक चीज बताए थे, आपको याद होगा, इस केस में याद कैसे करते हैं, इस तरह याद कीजिएगा, डायरेक्ट करंट रिवर्स, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये हो गया कैथोड, इलेक्ट्रोड क्या हो गया, कैथोड। और हम इसका मतलब है कि वर्क पीस पे क्या होगा, वर्क पीस हो गया एनोड। हम जानते हैं सबसे ज्यादा हीट कहाँ प्रोड्यूस होता है, 67% लगभग एनोड पे होता है। तो वर्क पीस पे कितना हो रहा है, 67। तो यह क्या है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी है, लेकिन हमसे पूछा है रिवर्स पोलैरिटी, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, एक याद रखिए बाकी को रिवर्स कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए, जल्दी बताइए। जिस तरह भी आपको हम बताएं उसी तरह करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि पूछा है रिवर्स पोलैरिटी। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए रिवर्स करना है, तो ये जो स्ट्रेट पोलैरिटी है तो वर्क पीस एनोड से कनेक्ट है, तो रिवर्स में क्या होगा, वर्क पीस कैथोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या पूछा बोला है, देखिए, एंड वर्क इज पॉजिटिव, हाँ ठीक है, वर्क इज पॉजिटिव। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13 में क्या बोलता है, 13 में, इन इक्विपमेंट इज यूज फॉर एसी वेल्डिंग ए मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड, एसी वेल्डिंग, रेक्टिफायर, मोटर जनरेटर, डीसी वेल्डिंग, सेट विथ रिवर्स पोलैरिटी। बताइए कि इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट हम एसी वेल्डिंग में यूज करेंगे बाय कार्बन इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड कार्बन का होगा तो कौन सा यूज करेंगे, बताइए। अगर आपका इलेक्ट्रोड कार्बन का होगा तो कौन सा हम यूज करेंगे, ये बताइए। तो इसमें यूज करेंगे हम डायरेक्ट करंट सेट विथ रिवर्स पोलैरिटी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया डी। सिंपल जो अभी आपको बताया है, इससे पहले इसमें बताया ना हम कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में किस से यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इसका मतलब
इलेक्ट्रोड कैथोड से, इसका मतलब वर्कपीस क्या है एनोड से, तो एनोड पर ज्यादा हीट होता है। जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए रिवर्स पोलैरिटी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर ब्रेजिंग वेल्डिंग। तो ब्रेजिंग वेल्डिंग के लिए कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये बताइए आप, ब्रेजिंग वेल्डिंग के लिए। तो याद होगा आपको हम बताए थे कि टेम्परेचर सोल्डरिंग का ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ब्रेज का ज़्यादा होता है, फिर ब्रेजिंग का ज़्यादा होता है, उसके बाद सोल्डरिंग का होता है। उसी तरह स्ट्रेंथ भी ब्रेज का ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रेजिंग का होता है, उसके बाद सोल्डर का होता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर ब्रेजिंग ज्वाइंट। तो ब्रेजिंग हमेशा क्या होता है, मिड में होता है, ठीक है, मिड में। सोल्डर से कम टेम्परेचर सोल्डर से ज़्यादा और ब्रेज से कम। याद रखिएगा ब्रेज और ब्रेजिंग अलग है। तो इसमें कौन सा यूज करेंगे हम, हमेशा यूज करते हैं बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट मतलब ये वर्कपीस हो गया आपका, ये दूसरा वर्कपीस हो गया, यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिए। तो ब्रेजिंग ज्वाइंट हमेशा बट ज्वाइंट के लिए यूज होता है, ये बात याद रखिएगा। इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर में बी जनरेटेड। ये सब तो आपको याद रखना होगा कि आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, तो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। फोर्ज वेल्डिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन एंड रोट आयरन। तो बताइए फोर्ज वेल्डिंग बेस्ट सुटेड किसके लिए होता है, ये बताइए। चलिए, तो याद होगा आपको कि फोर्ज वेल्डिंग टाइम हम आपको एक बात बताए थे कि फोर्ज वेल्डिंग किसके जैसा होता है, तो ये होता है व्हील स्मिथ, ठीक है, व्हील स्मिथ ऑपरेशन की तरह होता है। व्हील स्मिथ ऑपरेशन मतलब समझे, जैसे जिसको हम लोहार बोलते हैं। लोहार क्या करता है, मेटल को फर्नेस में डालेगा, गर्म करेगा, एनविल पर रख के उसे पीटता है और एक आकार देता है। तो मेनली फोर्ज वेल्डिंग उसी, तो किसके लिए सबसे अच्छा होता है, तो जिसमें आयरन का प्योरिटी सबसे ज्यादा हो। तो बताइए इसमें आयरन का प्योरिटी सबसे ज्यादा किसमें है, रोट आयरन में। सबसे ज्यादा प्योरिटी किसमें होता है, रोट आयरन होता है, उसके बाद कास्ट आयरन होता है, उसके बाद अगला ऑर्डर होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल। कौन सा कार्बन स्टील ज्यादा वेल्डेबल है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कौन सा है, 0.15%। अगर कार्बन स्टील 0.15% ऑफ कार्बन स्टील है तो सबसे अच्छा वेल्डेबल होता है, ये तो याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 में। तो 18 में क्या बोलता है, द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा टॉर्च ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो प्लाज्मा टॉर्च होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। पहला बार याद रखिएगा, प्लाज्मा टॉर्च होता है उसका प्लाज्मा जो टेम्परेचर वो सबसे ज्यादा होता है। जितना भी वेल्डिंग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, प्लाज्मा का ही होता है, ठीक है, जो कितना होता है 33,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सब सारा पॉइंट याद करने वाला है, तो सारा कुछ आपको हम थ्योरी में बताए होंगे। 19 में है, आर्क वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू। जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ वो कितना के बराबर होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है ना उसके बराबर होता है। तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। 20 में है, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ। आर्क स्टेबिलिटी किसमें बेटर होता है, एसी में या डीसी में या दोनों में होता है। तो हमेशा याद रखिए कि आर्क स्टेबिलिटी किसमें आता है, डायरेक्ट करंट सप्लाई में आता है। क्यों, जैसे आपको ये आप समझिए, जैसे मान लीजिए एसी को में हमको पता है कि एसी क्या होता है, फ्लक्चुएशन करता है, ठीक है। लेकिन डीसी क्या होता है, फ्लक्चुएशन नहीं करता है, ये सिंपल एक में फ्लो होता है। और ये कैसे होता है, इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो एसी का इस टाइप से होता है, साइनसोइडल ग्राफ होता है। कैसा होता है, साइनसोइडल ग्राफ होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो इसमें आर्क स्टेबिलिटी कम आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 में क्या बोलता है, इन आर्क वेल्डिंग इफ आर्क इज टू शॉर्ट इट विल रिजल्ट इन इलेक्ट्रोड स्टिकिंग टू द बेस मेटल नॉट मेल्टिंग एंड बेयर रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्क लीडिंग
टू पुअर फंक्शन एंड गैस एंड स्लैग होल्स। तीसरा आर्क एक्सटेंशन, सी ऑपरेटर हजार, डी नो वेल्डिंग। तो बताइए आर्क वेल्डिंग में, जैसे मान लीजिए आर्क वेल्डिंग है, अगर जो आर्क है, आर्क लेंथ वो बहुत छोटा है, टू शॉर्ट, इट विल, तो उससे क्या होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड है, ये वर्क पीस है, ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आर्क लेंथ एकदम छोटा हो जाए, इस जगह से अगर हो जाए, यहां से अगर आर्क लेंथ है बहुत छोटा है, तो क्या फर्क आएगा। तो इसका क्या फर्क आएगा, तो बताइए, आपको हम बताए होंगे, ठीक है। इसमें फर्क आता है, ऑप्शन होगा ए। क्या फर्क आता है, इलेक्ट्रोड स्टिकिंग टू द बेस मेटल। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोड जब बेस मेटल के सामने आ जाएगा, ठीक है, नो मेटल नॉट मेल्टिंग एंड बियर डिजल्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्क लीडिंग टू पुअर फ्यूजन एंड गैस एंड स्लैग होल्स। तो क्या करेगा, इतना आप जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप वेल्ड कर रहे हैं, एकदम सटा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए माचिस को आप क्या जलाएं और आपको थोड़ा दूर रखिए जलता है, लेकिन एकदम सटा दीजिएगा तो क्या होता है, अच्छा से फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, होल्स हो जाता है, स्लैग होल्स हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये ए। तो याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा लेक्चर हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। जितना क्वेश्चन आपको कहे हैं 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन छोटा छोटा पार्ट में। हर क्वेश्चन में आप गौर कर रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन डाल के समझा रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले, ठीक है। धन्यवाद।